क्या हो अगर मैं कहूं कि हमारी जेब में रखा वो कागज का रंगीन टुकड़ा या मोबाइल स्क्रीन पर दिखने वाले बैंक बैलेंस के जो नंबर हैं वो असल में कोई ठोस वास्तविकता है ही नहीं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि वो सिर्फ एक भ्रम है? बिल्कुल। इंसानी सभ्यता का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली सामूहिक भ्रम, एक ऐसा अदृश्य सिस्टम जिस पर दुनिया के हर देश और हर इंसान की जिंदगी टिकी हुई है। देखिए, ये विचार सुनने में शुरुआत में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सच यही है। अगर हम पैसे को उसके भौतिक रूप से अलग करके देखें, तो वो सिर्फ एक साझा कल्पना है। हाँ, जिस दिन हम उस कागज के टुकड़े से अपना विश्वास हटा लेंगे ना, उस दिन उसकी कीमत रद्दी से ज्यादा कुछ नहीं रह जाएगी। और यही आज की हमारी इस गहन चर्चा का केंद्र है। आज हमारे सामने डेविड मैकविलियम्स की बेहद दिलचस्प किताब मनी, अ स्टोरी ऑफ ह्यूमैनिटी, इसके नोट्स हैं। बहुत ही शानदार किताब है ये। हाँ, और आज का हमारा मकसद इसी किताब के आधार पर उस पूरी व्यवस्था का एक बहुत ही विस्तृत विश्लेषण करना है जिसे हम पैसा कहते हैं। बिल्कुल। बाटे सिस्टम की शुरुआत से लेकर आज की जो डिजिटल करेंसी है और जो हमारी फाइनेंशियल साइकोलॉजी है, हम हर एक जटिल पहलू को आज डिकोड करेंगे। और इस किताब की सबसे खास बात ही यही है कि ये पैसे को सिर्फ अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स के नजरिए से नहीं देखती। तो फिर किस नजरिए से? ये पैसे को इंसान की सबसे बड़ी खोज मानती है। ये उस अदृश्य धागे की कहानी है जिसने अजनबियों को एक साथ व्यापार करने और पूरी मानव जाति को एक नेटवर्क में बांधने का काम किया। क्या बात है। तो चलिए फिर इस व्यवस्था को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं, शून्य से। ठीक है, चलते हैं इतिहास में। अगर हम इतिहास के उस दौर में जाएं जहां पैसे नाम की कोई चीज ही नहीं थी, तो व्यापार आखिर होता कैसे था? उस समय बार्टर सिस्टम चलता था, मतलब वस्तुओं की अदला बदली। हाँ, अगर किसी के पास गेहूं है और उसे कपड़े चाहिए तो वो अपना गेहूं देकर कपड़े ले लेता था। सुनने में तो ये बहुत ही सीधा और बिना किसी झंझट का सिस्टम लगता है ना? सतह पर देखने में ये आसान लगता है, लेकिन जैसे जैसे इंसानी बस्तियां बड़ी हुई ना, लोगों की जरूरतें बढ़ने लगीं, और तब इस सिस्टम की एक बहुत बड़ी तकनीकी खामी सामने आई। अच्छा, कौन सी खामी? अर्थशास्त्र की भाषा में इसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स? इसका क्या मतलब हुआ? क्या इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ के लोगों की जरूरतें बिल्कुल एक ही समय पर मैच होनी चाहिए? एकदम सही पकड़े आप। इसे ऐसे समझिए कि जिसके पास गेहूं है और उसे कपड़े चाहिए, तो उसे सिर्फ ऐसा इंसान नहीं खोजना है जिसके पास कपड़े हों। उसे एक ऐसा इंसान खोजना होगा जिसके पास कपड़े हों और साथ ही उसे इत्तेफाक से गेहूं की ही जरूरत हो। अरे बाप रे! हाँ, अगर कपड़े वाले इंसान को गेहूं नहीं बल्कि जूते चाहिए, तो ये व्यापार वहीं टूट जाएगा। इसको सुन के मेरे दिमाग में एक अजीब सी तस्वीर बन रही है। मतलब सोचिए, किसी इंसान को अपनी पुरानी साइकिल के बदले एक गिटार चाहिए। अब उसे पूरे शहर में दर-दर भटक कर एक ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसके पास न सिर्फ एक एक्स्ट्रा गिटार हो, बल्कि उसे उस दिन एक पुरानी साइकिल की ही सख्त जरूरत हो। बिल्कुल। ये तो किसी बुरे सपने जैसा है। हाँ। व्यापार करने से ज्यादा समय तो उस सही इंसान को ढूंढने में ही निकल जाएगा। और यही वो सबसे बड़ी अड़चन थी जिसने व्यापार की रफ्तार को रोक रखा था। लोगों को बहुत जल्द ये समझ आ गया कि उन्हें किसी एक ऐसी सर्वमान्य चीज की जरूरत है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हाँ, एक ऐसा मीडियम जिसे हर कोई खुशी खुशी स्वीकार कर ले। और यहीं से पैसे के विचार का जन्म हुआ। आपको पता है, शुरुआत में इसके लिए नमक का इस्तेमाल हुआ था। सच में? हाँ, नमक, मवेशी और यहाँ तक कि अनाजों का भी प्रयोग किया गया। लेकिन एक सेकंड रुको, नमक या जानवर कैसे एक भरोसेमंद पैसा बन सकते हैं? मतलब नमक तो बारिश आती ही पानी में बह जाएगा। बिल्कुल। और जानवरों की तो उम्र होती है, वो बीमार पड़ सकते हैं, तो वो कोई स्थायी चीज तो नहीं हुए ना? और यही कारण है कि वो प्रयोग लंबे समय तक टिक नहीं पाए। देखिए, पैसे के लिए कुछ ऐसी चीज चाहिए थी जो टिकाऊ हो, जिसे आसानी से छोटे हिस्सों में बांटा जा सके, और सबसे जरूरी बात, जो दुर्लभ हो। और यहीं पर शायद सोना और चांदी आते हैं। बिल्कुल सही। सोना और चांदी जैसी कीमती धातुएं इतिहास के पन्नों पर सबसे भरोसेमंद माध्यम बनकर उभरी। वो कभी खराब नहीं होती थी और उन्हें खोजना बहुत मुश्किल था। लेकिन मुझे लगता है कि सोने के साथ भी एक बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्या रही होगी। कैसी समस्या? मतलब अगर कोई इंसान बाजार में अपना सोना लेकर कुछ खरीदने जाता है, तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि वो सोना असली है या मिलावटी? बहुत अच्छा सवाल है। हर बार व्यापार करते समय उस धातु का वजन तौलना, उसकी शुद्धता जांचना, ये तो बहुत ही थका देने वाला काम रहा होगा।
और इसी समस्या ने इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ ला दिया। यहीं पर बड़े बड़े साम्राज्यों और राजाओं ने हस्तक्षेप किया। अच्छा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोने और चांदी के छोटे टुकड़ों पर अपनी मोहर लगानी शुरू कर दी, जिन्हें आज हम सिक्के कहते हैं। यहाँ मुझे एक बात समझनी है। जब किसी राजा ने सोने के टुकड़े पर अपनी मोहर लगाई, तो क्या उसने उस धातु की भौतिक कीमत को बढ़ा दिया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। धातु की भौतिक कीमत तो वही थी, लेकिन मैकविलियम्स की किताब यहाँ एक बहुत ही गहरा विचार सामने रखती है। वो क्या? जब राजा ने अपनी मोहर लगाई ना, तो उसने उस धातु में जो नई चीज जोड़ी वो थी भरोसा, यानी ट्रस्ट। ट्रस्ट। राजा की मोहर एक तरह की गारंटी थी कि कोई भी इस सिक्के की शुद्धता या वजन पर शक न करे। यह मोहर लोगों को विश्वास दिला रही थी कि इस सिक्के को पूरे राज्य में कोई भी स्वीकार करने से मना नहीं करेगा। अरे वाह, ये तो सच में एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है ना? मतलब पैसे का असली मूल्य उस धातु में था ही नहीं, असली मूल्य तो उस राजा की मोहर पर लोगों के सामूहिक विश्वास में था। एकदम सही। लेकिन देखिए, सोने के इन सिक्कों ने व्यापार को आसान तो कर दिया, पर मुझे लगता है कि सुरक्षा का एक नया संकट भी खड़ा कर दिया होगा। बिल्कुल। भारी सिक्कों को एक शहर से दूसरे शहर ले जाना तो सीधे सीधे डाकुओं को दावत देने जैसा रहा होगा। और सुरक्षा के इसी डर ने एक बिल्कुल नई व्यवस्था को जन्म दिया। यहीं से कागज के पैसे और आधुनिक बैंकिंग की नींव पड़ी। अच्छा, वो कैसे? जब व्यापारियों के लिए भारी सोना साथ लेकर चलना खतरनाक हो गया, तो उन्होंने शहरों के बड़े सुनारों यानी गोल्डस्मिथ्स के पास अपना सोना सुरक्षित रखना शुरू कर दिया। सुनारों के पास मजबूत तिजोरियां होती थीं। तो क्या व्यापारी अपना सोना सुनार को देकर बदले में कोई रसीद लेते थे? बिल्कुल। सुनार उन्हें एक लिखित पर्ची दे देता था। उस पर्ची पर लिखा होता था कि इस फला व्यक्ति का इतना सोना मेरे पास सुरक्षित रखा है। और ये भी लिखा होता था कि ये पर्ची दिखाने वाले को वो सोना वापस मिल जाएगा। रुको। क्या इसका मतलब ये है कि लोगों ने असली सोने का लेन देन ही बंद कर दिया और सिर्फ उन कागज की पर्चियों को ही आपस में बदलने लगे? हाँ, क्योंकि सामने वाले को पता था कि ये पर्ची सुनार को देकर वो कभी भी असली सोना निकाल सकता है। क्या बात है! यही वो चमत्कारी पल था। लोगों को ये एहसास हुआ कि अगर हम सब मानते हैं कि इस कागज के टुकड़े के पीछे सोना रखा है, तो फिर हर बार सोना निकालने और जमा करने की मेहनत क्यों की जाए? सीधे उस कागज को ही आपस में बदल लेते हैं। एकदम सही। और यही वो साधारण रसीद थी जो धीरे धीरे कागज का पैसा यानी बैंक नोट बन गई। ये तो बहुत ही दिलचस्प है यार। मतलब आज दुनिया का इतना विशाल बैंकिंग सिस्टम असल में बस एक सुरक्षित गोदाम के विचार से शुरू हुआ था। बिल्कुल। इसका मतलब तो ये हुआ कि आज जो भी इंसान अपनी जेब में 500 रुपए का नोट रखता है, उस नोट की असली कीमत उस कागज की है ही नहीं। एकदम सही कहा आपने। उस 500 रुपए के कागज को छापने में शायद कुछ ही रुपए की लागत आती होगी। उसकी असली कीमत सिर्फ और सिर्फ इस बात में है कि पूरे समाज और उस देश की सरकार ने एक सामूहिक समझौता किया हुआ है कि इस कागज की कीमत 500 रुपए के बराबर है। मतलब ये पूरी व्यवस्था एक अदृश्य विश्वास प्रणाली है। हाँ, एक इनविजिबल ट्रस्ट सिस्टम। लेकिन देखिए, अगर ये सब सिर्फ एक भरोसा है, तो क्या होता है जब ये अदृश्य धागा टूट जाता है? मतलब? मान लीजिए किसी देश में भारी राजनीतिक उथल-पुथल हो जाए या कोई बड़ा युद्ध छिड़ जाए, तब इस भरोसे का क्या होता है? इतिहास में इसके कई खौफनाक उदाहरण मौजूद हैं। जब भी किसी देश में युद्ध होता है या सरकारें बहुत कमजोर हो जाती हैं, तो वो सामूहिक विश्वास दरकने लगता है। लोगों का अपनी सरकार और उसकी मुहर लगे कागज से भरोसा उठ जाता है, और जब ऐसा होता है ना, तो उस करेंसी की कीमत मिट्टी में मिल जाती है। अच्छा, जैसे जिम्बाब्वे में हुआ था। हाँ, या फिर प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में। वहां अत्यधिक महंगाई यानी हाइपर इन्फ्लेशन का ऐसा दौर आया था जहां लोगों को एक ब्रेड खरीदने के लिए नोटों से भरा एक पूरा बैग ले जाना पड़ता था। बाप रे! क्योंकि पैसा तो उनके पास था, लेकिन उस पैसे पर लोगों का विश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका था। ठीक कहा। इसलिए असली वेल्थ यानी संपत्ति बैंक में रखा कोई कागज का नोट नहीं है। तो फिर असली वेल्थ क्या है? असली वेल्थ लोगों का वो विश्वास, वो सामाजिक ढांचा और वो मजबूत सिस्टम है जिस पर कोई अर्थव्यवस्था टिकी होती है। बहुत गहरी बात कही आपने। तो अगर हम समय में थोड़ा आगे बढ़ें, तो बैंकों ने सिर्फ पैसा संभालना नहीं शुरू किया होगा। बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे उन्होंने लोगों को पैसा उधार देकर
अर्थव्यवस्था को एक नई गति भी दी और यहीं से व्यापार देशों की सीमाओं को पार करने लगा। हाँ, और इस पूरी प्रक्रिया ने एक नए युग को जन्म दिया जिसे हम कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद कहते हैं। कैपिटलिज्म, इसके बारे में किताब क्या कहती है? किताब समझाती है कि कैपिटलिज्म ने धन कमाने के तरीके का लोकतंत्रीकरण कर दिया। थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। देखिए, पुराने सामंती दौर में संपत्ति सिर्फ राजाओं और उनके करीबी जमींदारों के पास ही हुआ करती थी। हाँ, आम आदमी तो बस किसानी करता था। लेकिन कैपिटलिज्म एक ऐसा ढांचा लाया जहां एक आम इंसान भी अगर मेहनत करे, कोई नया आइडिया सोचे और एक बिजनेस बनाए तो वो भी संपत्ति बना सकता है। और बाजार ये तय करने लगा कि कौन सफल होगा और कौन नहीं। एकदम सही। और फिर आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति। बड़े बड़े कारखाने लगे, भाप के इंजन बने, उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा। लेकिन किसी भी बड़े कारखाने को बनाने के लिए तो भारी भरकम पैसों की जरूरत होती है। कोई एक सुनार या कोई एक व्यक्ति तो इतना पैसा नहीं दे सकता था। यहीं पर एक बहुत बड़ी चुनौती आई। तो फिर इन कंपनियों ने ये पैसा कहाँ से जुटाया? कंपनियों ने एक बहुत ही चतुर तरीका निकाला। जब उन्हें बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ी तो वे सिर्फ कुछ अमीर लोगों या बैंकों के पास जाने के बजाय सीधे आम जनता के पास गए। अच्छा। उन्होंने अपने पूरे बिजनेस को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया और आम लोगों से कहा कि अगर आप हमें अपना पैसा देंगे तो हम आपको अपने भविष्य के मुनाफे का एक छोटा सा हिस्सा देंगे। और इसी छोटे हिस्से को शेयर कहा गया। बिल्कुल। और यहीं से निर्माण हुआ स्टॉक मार्केट का। लेकिन शेयर बाजार का जो इतिहास किताब में बताया गया है, मैंने पढ़ा है कि वो सिर्फ कंपनियों के विकास की कहानी नहीं है। हाँ, उसमें एक स्याह पहलू भी है। बिल्कुल, और वो है इंसानी लालच। ये कैपिटलिज्म का वो दोहरा पहलू है जहां भावनाएं तर्क पर पूरी तरह से हावी हो जाती हैं। स्टॉक मार्केट सिर्फ कंपनियों की बैलेंस शीट का आईना नहीं है। तो फिर क्या है? ये इंसानी मनोविज्ञान का सबसे बड़ा मैदान है। स्टॉक मार्केट बिल्कुल एक विशाल समुद्र की तरह है। बहुत अच्छी एनालॉजी है। उसमें जो लहरें उठती हैं ना, वे हमेशा इस बात से तय नहीं होती कि नीचे कंपनी असल में कितना अच्छा काम कर रही है। सही कहा। वे लहरें अक्सर इंसानों की भावनाओं, खासकर लालच और डर के तूफान से ज्यादा उठती और गिरती हैं। बिल्कुल। जब लोगों के मन में लालच आता है तो लहरें आसमान छूने लगती हैं और बाजार एकदम ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। लेकिन जब अचानक डर हावी होता है तो सब कुछ तेजी से डूबने लगता है। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। 1929 का ग्रेट डिप्रेशन ले लीजिए या 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। हाँ, 2008 का क्राइसिस तो बहुत भयानक था। ये दोनों ही घटनाएं इस बात का पुख्ता सबूत है कि जब डर और उम्मीद एक साथ टकराते हैं तो मार्केट कैसे व्यवहार करता है। 2008 में कोई मशीन या सिस्टम खराब नहीं हुआ था। तो फिर क्या हुआ था? वो इंसान के उसी लालच का नतीजा था जहां रातों रात अमीर बनने की चाहत में सारे नियमों और जोखिमों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या? अगर इंसानी लालच के कारण 2008 जैसा इतना भयानक क्राइसिस आ सकता है, जहां करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गईं, उनके घर छिन गए, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इस स्टॉक मार्केट नाम के सिस्टम पर निर्भर ही क्यों है? मतलब हम कोई और सुरक्षित रास्ता क्यों नहीं अपना लेते? ये सवाल सच में बहुत से लोगों के मन में आता है, लेकिन इसका जवाब ये है कि शेयर बाजार में ग्रोथ यानी विकास की असीम ताकत छिपी है। कैसे? अगर हम इतिहास के लंबे कालखंड को देखें तो जिन कंपनियों ने नई दवाइयां बनाई, नई तकनीकें इजाद की, उन सभी को पैसा स्टॉक मार्केट से ही तो मिला। ये बात तो है। जो लोग बिना लालच में आए, सही नॉलेज और धैर्य के साथ इस सिस्टम में निवेश करते हैं, वे लंबे समय में अपने लिए अच्छी वेल्थ बनाते हैं। समस्या उस सिस्टम में नहीं है, समस्या हमारे अंदर है। इंसानियत और तार्किकता से बड़ा नहीं होने देना है। बिल्कुल। और देखिए, लालच और जल्दबाजी से ही जुड़ा एक और शब्द है जिसने आज के समय में आम इंसान की जिंदगी को पूरी तरह से जकड़ लिया है। आप कर्ज की बात कर रहे हैं? हाँ, कर्ज या लोन। कंपनियों की ही तरह आम लोगों ने भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, या कहूं कि जल्दी बेहतर बनाने के लिए, कर्ज का सहारा लेना शुरू कर दिया। कर्ज की जो पूरी अवधारणा है ना, वो एक बहुत ही दिलचस्प विचार पर टिकी है। वो क्या?
कर्ज लेना असल में अपनी ही भविष्य पर दांव लगाने जैसा है। जब कोई इंसान बैंक से लोन लेता है तो वो बैंक को ये भरोसा दिला रहा होता है कि मैं भविष्य में पैसा कमाऊंगा और तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस करूंगा। शुरुआत में तो ये विचार बहुत ही क्रांतिकारी लगा होगा। मतलब एक किसान ट्रैक्टर खरीदने के लिए कर्ज ले सकता था जिससे उसकी फसल बढ़ती, बिल्कुल। और छात्र अपनी पढ़ाई के लिए कर्ज ले सकते थे। लेकिन फिर क्रेडिट कार्ड्स और ईएमआई का दौर आ गया और चीजें बदल गई। हाँ, आज ऐसा लगता है कि लोग एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जिसे डेट ट्रैप कहा जाता है। वे बस इसलिए लोन ले रहे हैं क्योंकि उन्हें आज अभी ही सब कुछ चाहिए। और यहीं पर कर्ज एक समाधान से ज्यादा एक बीमारी बन जाता है। जब लोग भविष्य में अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ उस लोन की किश्तें चुकाने के लिए पहले से ही गिरवी रख देते हैं तो वे असल में अपनी आर्थिक आजादी खो बैठते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्ज लेना अपने आप में गलत नहीं है, बल्कि उसे इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो गलत है। एकदम सही। मुझे लगता है कि कर्ज ना एक तेज धार वाली तलवार की तरह है। दिलचस्प है। कैसे? अगर कोई इसे मूठ यानी हैंडल की तरफ से पकड़े, जैसे किसी नए बिजनेस को शुरू करने या किसी ऐसे निवेश के लिए जो भविष्य में पैसा बना कर दे, तो ये तलवार उस इंसान की ताकत बन जाती है। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई इसे धार की तरफ से पकड़े, यानी सिर्फ दिखावे के लिए, महंगे फोन या फालतू खर्च के लिए, तो ये तलवार किसी और को नहीं बल्कि उस इंसान को ही सबसे गहरा घाव दे देगी। ये तुलना बिल्कुल सटीक है। जो लोग इस तलवार को धार की तरफ से पकड़ते हैं वे पूरी जिंदगी वित्तीय संघर्ष ही करते रह जाते हैं। और इसी संघर्ष के बीच एक और अदृश्य ताकत काम कर रही होती है जो आम आदमी को बिना बताए गरीब बनाती रहती है। क्या? वो है महंगाई, जिसे अर्थशास्त्र में इन्फ्लेशन कहते हैं। महंगाई। ये तो हर घर की रोजमर्रा की चर्चा है। जो सामान कुछ साल पहले 100 रुपए में आता था आज उसके लिए 200 रुपए देने पड़ते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये महंगाई काम कैसे करती है? क्या कोई पीछे बैठकर हर साल जानबूझकर चीजों के दाम बढ़ा देता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसे समझने के लिए हमें इसके पीछे के तंत्र को समझना होगा। ठीक है, समझाइए। इसे एक बहुत ही जमीनी स्तर के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक पूरी अर्थव्यवस्था में लोगों के पास कुल मिला के 1 लाख रुपए हैं। ठीक है, 1 लाख रुपए। और बाजार में खरीदने के लिए कुल 10 कारें मौजूद हैं। अब अगर देश की सरकार रातों रात मशीनें चलाकर 1 लाख रुपए और छाप दे, तो अब लोगों के पास 2 लाख रुपए हो गए। बिल्कुल। अब लोगों की जेब में कुल 2 लाख रुपए आ गए, लेकिन बाजार में कारें तो अभी भी 10 ही हैं। अब क्या होगा? जाहिर है लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा है, इसलिए हर कोई वो कार खरीदना चाहेगा। एकदम सही। जब बेचने वाले को पता चलेगा कि बाजार में पैसा ज्यादा आ गया है और सामान कम है, तो वो तुरंत उन 10 कारों की कीमत बढ़ा देगा। अच्छा, यही महंगाई का असली कारण है। जब किसी देश में पैसों की मात्रा यानी मनी सप्लाई बहुत तेजी से बढ़ती है, लेकिन उसके अनुपात में सामान का उत्पादन नहीं बढ़ता, तो ज्यादा पैसा कम चीजों के पीछे भागने लगता है। ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। इसका मतलब ये हुआ कि जब चीजें महंगी होती हैं तो असल में चीजों की कीमत नहीं बढ़ रही होती। तो क्या हो रहा होता है? हमारे पास रखे पैसे की ताकत कम हो रही होती है। ये तो एक तरह का छुपा हुआ टैक्स हुआ जो सरकार या अर्थव्यवस्था आम इंसान से बिना पूछे ही वसूल रही है। एकदम सही पकड़े हैं आप। महंगाई आम इंसान की परचेजिंग पावर यानी खरीदने की क्षमता को हर दिन थोड़ा थोड़ा कम करती रहती है। बाप रे। इसीलिए अक्सर ये सलाह दी जाती है कि सिर्फ बैंक में कैश बचाकर रखना किसी भी इंसान को असल में गरीब बना रहा है। क्योंकि जो नकद पैसा आज किसी ने तिजोरी में रखा है, 10 साल बाद उसकी कीमत काफी गिर चुकी होगी। बिल्कुल। तो फिर इसका इलाज क्या है? हम खुद को इस छिपे हुए टैक्स से कैसे बचाएं? इसीलिए जो लोग पैसे के विज्ञान को समझते हैं, वे अपने पैसे को सिर्फ बैंक में जमा नहीं करते, वे उसे एसेट्स में निवेश करते हैं। एसेट्स जैसे कि? जैसे कोई बिजनेस, रियल एस्टेट या अच्छे शेयर। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनका पैसा महंगाई की रफ्तार से ज्यादा तेजी से बढ़े और उसकी ताकत बनी रहे। ये इस बात का भी सबूत है कि सिर्फ नोट छापने से कोई देश अमीर नहीं बन सकता, उससे सिर्फ अति महंगाई आती है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर सरकारें सिर्फ मशीन चलाकर नोट छापकर अमीर नहीं हो सकती, तो फिर दुनिया भर के देशों की करेंसी काम कैसे करती है? और इन सब में अमेरिकी डॉलर ने पूरी दुनिया पर अपना दबदबा कैसे कायम कर लिया? इसके लिए हमें द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद के समय में जाना होगा। 1945 के आसपास? हाँ, 1940s के दशक के मध्य तक यूरोप और एशिया के ज्यादातर ताकतवर देश युद्ध की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे। उस समय अमेरिका इकलौता ऐसा बड़ा देश था जिसकी अर्थव्यवस्था न सिर्फ सुरक्षित थी, बल्कि युद्ध के लिए हथियार और सामान बनाकर
वो बहुत मजबूत हो चुकी थी। लेकिन देखिए, सिर्फ मजबूत अर्थव्यवस्था होने से तो उनकी करेंसी पूरी दुनिया पर राज नहीं कर सकती ना। कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसने गेम पूरी तरह पलट दिया। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, और वो घटना थी 1944 का ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, इसमें क्या हुआ था? इस समझौते ने पूरी दुनिया के वित्तीय नियमों को एक नई शक्ल दे दी। उस समय अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार था। अच्छा। उसने दुनिया के बाकी देशों से कहा कि वे अपनी अपनी करेंसी की कीमत अमेरिकी डॉलर के हिसाब से तय करें। और बदले में अमेरिका ने वादा किया कि वो डॉलर को सोने से जोड़कर रखेगा, यानी डॉलर के बदले कोई भी देश अमेरिका से सोना ले सकता था। लेकिन एक मिनट, आज के समय में तो ये नियम लागू नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। मैंने पढ़ा है कि 1970 के दशक में तो अमेरिका ने डॉलर को सोने से अलग कर दिया था। तो अगर आज डॉलर के पीछे सोने की गारंटी नहीं है, तो आज भी पूरी दुनिया का इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में ही क्यों होता है? चाहे वो तेल का बाजार हो या कोई और व्यापार, सब कुछ डॉलर में। डॉलर आज तक कैसे टिका हुआ है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। इसका जवाब ये है कि किसी भी करेंसी की ताकत सिर्फ इस बात में नहीं होती कि उसके पीछे कितना सोना रखा है। तो फिर किस में होती है? आज अमेरिकी डॉलर की ताकत इस बात पर टिकी है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे बड़ी है, उसकी ग्लोबल मिलिट्री पावर सबसे मजबूत है, और शायद दुनिया भर के देशों को अमेरिकी सिस्टम पर भरोसा है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा भरोसा। आज अमेरिका के पास खर्च करने के लिए जितना पैसा होता है, जरूरी नहीं कि उसके पीछे उतना ही ठोस बैकअप मौजूद हो। फिर भी पूरी दुनिया डॉलर में व्यापार करती है, क्योंकि उन्हें यकीन है कि अमेरिकी सिस्टम कभी फेल नहीं होगा। ये बात सच में हैरान करने वाली है। सोचकर देखिए कि एक देश की करेंसी सिर्फ आर्थिक लेन देन का जरिया नहीं है, या तो एक तरह का अदृश्य सैन्य और राजनीतिक हथियार बन चुका है, जिसकी धमक पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को किसी भी दिशा में मोड़ सकती है। बिल्कुल, ये पैसे का सबसे चरम रूप है, जहां वो पूरी तरह से शक्ति और विश्वास का प्रतीक बन जाता है। और अब तो विश्वास का ये प्रतीक एक बिल्कुल नए रूप में हमारे सामने आ चुका है। आप डिजिटल पैसे की बात कर रहे हैं? हाँ, हमने ये बात की बार्टर सिस्टम की, फिर सोने के सिक्कों की, उसके बाद कागज के नोटों की, और फिर ग्लोबल करेंसी की। लेकिन आज पैसा पूरी तरह से डिजिटल और अदृश्य हो चुका है। बिल्कुल। हम मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं। बहुत से लोग तो महीनों तक नगद पैसे को हाथ भी नहीं लगाते। और फिर क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन भी तो आ गए हैं। हाँ, ऐसी डिसेंट्रलाइज करेंसीज जिन पर किसी एक बैंक या सरकार का सीधा नियंत्रण ही नहीं है। पैसे के इस अदृश्य हो जाने ने ना इंसानी मनोविज्ञान पर बहुत गहरा असर डाला है। वो कैसे? देखिए, जब पैसा भौतिक रूप में हमारे हाथों में होता है, मान लीजिए आपको 100 के 10 नोट गिनकर किसी को देने पड़े, तो आपके दिमाग को वो पैसा खर्च करते समय एक मनोवैज्ञानिक दर्द महसूस होता है। हाँ, एक चुभन सी होती है। आपको लगता है कि कुछ आपके पास से जा रहा है। लेकिन जब पैसा सिर्फ स्क्रीन पर कुछ पिक्सल्स होता है, तो वो दर्द गायब हो जाता है। बिल्कुल। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई इंसान किसी ऐसे बहुत बड़े बुफे में खाना खा रहा हो, जहां उसे पेट भरने का शारीरिक एहसास ही ना हो। बहुत सही एनालॉजी है। चूंकि उसे ये महसूस ही नहीं हो रहा कि उसका पेट भर चुका है, वो बिना सोचे समझे बस खाता ही चला जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक क्लिक पर बिना दर्द महसूस किए हम पैसे खर्च करते चले जाते हैं। ये एनालॉजी इस डिजिटल युग की सच्चाई को पूरी तरह से बयान करती है। यही कारण है कि आज ओवर स्पेंडिंग, यानी अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करना, एक महामारी बन चुका है। बिल्कुल। इसी संदर्भ में मैकविलियम्स की किताब अमीर और गरीब की सोच के बीच का सबसे बड़ा अंतर समझाती है। क्या है वो अंतर? आम इंसान या मध्यम वर्ग की मानसिकता ये होती है कि वे अपना समय देते हैं और बदले में सैलरी लेते हैं, जिससे वे खर्च कर देते हैं। वे पैसे के लिए काम करते हैं। जबकि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। सही कहा। वे अपनी ऊर्जा ऐसे सिस्टम या एसेट्स बनाने में लगाते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करे। और ऐसा करने के लिए वे रिस्क लेने से डरते नहीं हैं। आम इंसान अक्सर डर और लालच जैसी भावनाओं में बहकर गलत फैसले लेता है। जैसे शेयर बाजार में। हाँ, जब शेयर बाजार थोड़ा गिरता है तो वो डर कर अपने निवेश बेच देता है, और जब बाजार अपने चरम पर होता है तो वो लालच में आकर महंगी चीजें खरीद लेता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो सबसे बड़ी वित्तीय शिक्षा कोई अर्थशास्त्र का जटिल फॉर्मूला नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में इमोशनल कंट्रोल है। आने वाले भविष्य में एआई और वर्चुअल इकोनॉमी का कितना भी दबदबा क्यों ना हो जाए, लेकिन जो इंसान अपने डर और अपने लालच को नियंत्रित करना सीख जाएगा, असल में वही सच्ची वित्तीय आजादी पा सकेगा।
इस गहन चर्चा का निचोड़ यही है कि पैसा सिर्फ एक आर्थिक टूल नहीं है, ये इंसानियत के विकास का, हमारी सोच और हमारे मनोविज्ञान का सबसे बड़ा गवाह है। बिल्कुल। और सबसे बढ़कर ये पूरी व्यवस्था केवल हमारे सामूहिक विश्वास की डोर से बंधी है। बहुत ही शानदार बात कही आपने। इस डीप डाइव को समेटते हुए मेरे मन में एक बहुत ही गहरा विचार आ रहा है जो शायद हर सुनने वाले को सोचने पर मजबूर कर देगा। बताइए। अगर पैसा मूल रूप से सिर्फ इंसानों के बीच एक भरोसा और एक साझा कल्पना है, तो क्या भविष्य में कभी ऐसा वक्त आ सकता है जब इंसानी सभ्यता पैसे नाम की इस पूरी व्यवस्था को ही पूरी तरह से नकार दे? क्या हम कभी कोई ऐसा नया सिस्टम बना पाएंगे जहां एक इंसान की अहमियत और उसके लेन देन का आधार कोई कागज का टुकड़ा या डिजिटल नंबर नहीं, बल्कि कुछ और ही हो? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। इस बारे में जो लोग हमें सुन रहे हैं वो जरूर सोचिएगा, और अगली बार जब कोई इंसान अपनी कार चलाए या रोजमर्रा का काम करे तो उसे अपने बटुए में रखे उस रंगीन कागज के बारे में भी सोचना चाहिए। बिल्कुल। जो है तो एक अदृश्य भ्रम, लेकिन जिसने पूरी दुनिया के पहियों को चला रखा है। चलिए आज की इस शानदार चर्चा को यहीं विराम देते।